going to get caught in the crossfire, have carried out deadly attacks against Israelis. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। इसी साल 3 जुलाई की रात मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके जनीन कैंप के लोगों को टेक्स्ट मैसेज मिलना शुरू हुए। ये मैसेज इनके ताकतवर हमसाया मुल्क इसराइल के नंबरों से आ रहे थे। इसमें वार्निंग दी गई थी कि सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे रहें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये मैसेज जनीन में रहने वालों के फ़ोन पर भेजे गए थे, लेकिन जनीन ही में मुसल्लह फ़लस्तीन के तंजीम नौजवानों को, मिलिटेंट्स को एक किस्म की धमकी अमेज मैसेज मिले। इन्हें टेक्स्ट मिला कि अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाने के लिए खुद को हमारे हवाले कर दो। इसके साथ ही एक और मैसेज भी आम लोगों को भेजा गया। इसमें लिखा गया कि जनीन कैंप के रहायशी कुछ अर्सा के लिए इलाके से निकल जाए, मतलब इलाका खाली कर दिया जाए। पहले वाले मैसेज यानी घरों में बंद होकर रहें और इस मैसेज इलाके से निकल जाएं, दोनों का मतलब एक ही है और इसे वेस्ट बैंक के जनीन रेफ्यूजी कैंप में हर कोई समझ रहा था, यानी इसराइल फौज हमला करने वाली है। जब वो आए तो इनके रास्ते में कोई ना आए, या तो घरों में दबक कर बैठा रहे या फिर इलाका छोड़कर कहीं चला जाए। आधी रात को कुछ खानदानों ने अपना सामान उठाया, किसी ने लालटेन संभाली और कोई अपनी बुरी माँ की व्हीलचेयर धकेलता हुआ कैंप से बाहर जाने लगा ताकि मुमकिन हमले से अपने माँ बाप और बच्चों को बचा सके। लेकिन इन जाने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। इन मैसेज के कुछ ही देर बाद रात को 1 बजे जनीन कैंप पर 2000 इसराइली फौजियों ने दावा बोल दिया। फोर्सेस के साथ ही हेलीकॉप्टर थे, जासूस ड्रोन थे, फाइटर एयरक्राफ्ट से, मिलिट्री बुलडोजर और फुली लोडेड मिलिट्री व्हीकल थी। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनर्स ने पहले तयशुदा जगहों पर फायरिंग की गई और मिसाइल दागे गए, जबकि मिलिट्री बुलडोजर्स को सबसे आगे रखकर फौजी गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा था ताकि अगर कहीं कोई माइन बिछी है या बॉबी ट्रैप है तो इससे बचा जा सके। 2 दहाइयों से जितने भी हमले इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर किए, ये इनमें सबसे बड़ा, सबसे एडवांस मॉडर्न एयर असाल्ट था। इसराइली हकाम के मुताबिक जनीन ऑपरेशन को ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में कायम एक मिलिटेंट कमांडर सेंटर को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। इनके बकौल ये कमांड सेंटर हमास और इस्लामिक जिहाद समेत वेस्ट बैंक की जंगजू तंजीमों के मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करती हैं और यहीं से इसराइल पर हमलों के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है। जनीन रेफ्यूजी कैंप में मंडे की रात 1 बजे जब ये अटैक शुरू हुआ, पहले ही हिले में 9 फ़लस्तीनियों को हलाक और 100 के करीब फ़लस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इनमें से कुछ की हालत नाजुक थी। इसराइली फोर्सेस ने महाजिर कैंप के अंदर जाकर फ़ज़ा और ज़मीन से बमबारी की, इमारतों को गिराया, दावा किया कि उन्होंने जंगजुओं का ऑपरेशन सेंटर तबाह कर दिया है। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसराइली फौज IDF के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड हिच ने कहा कि यह ऑपरेशन लामुतराही वक्त तक चलेगा, इस वक्त तक जब तक इसराइल तमाम मतलूबा टारगेट्स अचीव नहीं कर लेता। मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। यह इसराइल का स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो हमेशा से ऐसा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो इलाका छोड़ जाए और इसराइल को ऑपरेशन करने में भी आसानी हो और इसके बाद वहाँ नई यहूदी बस्तियाँ बसाने में भी मुश्किल ना आए। लेकिन ऑपरेशन को इन अनलिमिटेड टाइम तक चलने का कहने के बावजूद दूसरे ही दिन इसराइली फौज ने वापसी की राह ली। 5 जुलाई को उन्होंने कहा कि हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। इसराइली वज़ीर दफ़ा योआव गैलेंट ने कहा कि 2 साल से जनीन एक टेरर फैक्ट्री बना हुआ था जिसे आज ख़त्म कर दिया गया है। हमने 2 दिन में इनके हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। हज़ारों बम पकड़ लिए हैं, जिनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े हैं। दर्जनों फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और लेबॉरेटरीज को तबाह कर दिया गया है। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि हमने 110 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे अब इंटेरोगेशन होगी। 2 दिन जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में 12 फ़लस्तीनी नौजवान जान से गए, जिनमें से 4 18 साल से कम उम्र थे। दूसरी तरफ एक 23 साल इसराइली फौजी भी ऑपरेशन जनीन के दौरान हलाक हुआ। IDF का ख्याल है कि यह गालबन इनकी अपनी ही फायरिंग से मारा गया। ये सब कुछ 3 से 5 जुलाई के दरमियान हुआ। 2 दिन में इसराइली फोर्सेस ने कई बिल्डिंग गिरा दी। बुलडोजर्स जिन्हें अपनी हिफाजत का कहकर साथ लाए थे, इनसे रेफ्यूजी कैंप की सड़कें उखाड़ डाली, इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ेड़ कर रख दिया कि रास्ते इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे।
लोगों की गाड़ियां, दुकानें और इमलाक भी बुलडोजर्स और फायरिंग से कच्ची कच्ची कर दी। जनीन कैंप जहां एक अटैक किया गया, ये एक रेफ्यूजी कैंप है। ये इतना छोटा है कि लाहौर के शाही किले या दिल्ली के लाल किले से भी छोटी जगह है। कोई 1 स्क्वायर माइल का ये पूरा कस्बा है, जिसमें इतनी छोटी सी जगह पर तंग गलियों में 17,000 से ऊपर लोग रहते हैं। और ये ज्यादातर वही लोग हैं जो पहले से ही बेघरी और दरबदरी का शिकार हैं। जैसा कि इस्राएली अखबार ने भी लिखा है कि यहाँ के 14,000 पनाह गजीन वही हैं जो 1948 से डिस्प्लेस होकर यहाँ आए। इनमें से कई हजार वो भी शामिल हो चुके हैं जिन्हें इस्राएली सेटलमेंट्स के लिए इनके घरों से निकाल दिया। पहले से दरबदरी का शिकार लोगों पर यह हमला इसराइल ने क्यों किया? इससे पहले कि हम आपको इसका बैकग्राउंड और जियोपॉलिटिक्स बताएं, पहले जरा दोनों तरफ का मौकफ आपके सामने रखते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने ऑपरेशन जनीन शुरू करने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 45 सेकंड की ये वीडियो जारी की। इसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनीन के कैंप कई दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा बन चुका है। यहाँ हथियार तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्रियां हैं और यहाँ इन्हें स्टोर किया जाता है। यहाँ से इसराइली शहरियों पर हमले होते हैं। उन्होंने इस पैगाम में बताया कि 2022 से अब तक जनीन कैंप से इसराइल के अंदर 55 अटैक्स हो चुके हैं। इस वीडियो में उन्होंने धमकी दी कि हम इसराइली फोर्सेस ये सब यूं ही बैठे देखते नहीं रहेंगे, हम दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे और यहाँ के शहरियों को पुरअमन जिंदगी फराहम करेंगे। यही इसराइली वर्जन है। अब तस्वीर में देख चुके हैं कि वो किस तरह पुरअमन जिंदगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। तो खैर, इसके मुकाबले में जनीन के डिप्टी गवर्नर कमाल अबू अलरब से भी जब पूछा गया कि जनीन कैंप से इसराइल पर हमले क्यों होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ से इसराइल पर हमले नहीं होते, बल्कि इसराइल हमारे इलाकों पर, घरों पर हमले करता है। तो फिर हमें भी हक है कि हम अपनी इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ करें। आखिरकार ये हमारी ज़मीनें हैं, हम इसके मालिक हैं। जनीन के लोगों और डिप्टी गवर्नर का मानना है कि इसराइल अब इसलिए बढ़ चढ़ कर हमला कर रहा है कि अरब ममालिक और अरब लीग ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसा लगता है कि इसराइली फोर्सेस को हम पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। डिप्टी गवर्नर ने यह भी बताया कि इसराइल न सिर्फ ये हमले करके हमारे लोगों को मार रहा है, बल्कि वो मुहाजिर कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। हमारी बिजली, पानी, कम्युनिकेशन की लाइंस भी काट दी गई हैं। इसराइली फोर्सेस दहशतगर्दी कर रही हैं। तो ये दोनों तरफ का मौकफ है और 2 दिन की कार्रवाई की कहानी है। लेकिन क्या यह है कि मकबूजा फ़लस्तीन ही इलाकों में आए रोज़ किसी न किसी जगह ही कोई कार्रवाई हो रही होती है। हम लंबी तारीख में नहीं जाते, अभी हम इस वक्त के सूरत हाल के आपके सामने रखते हैं। सर, ये सब करने का मकसद क्या है? आप ये नक्शा देखें। इस जगह पर इसराइली ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी आबादियों को सेटल करते जा रहे हैं ताकि इलाके की डेमोग्राफी तब्दील की जा सके। आप यूँ अंदाज़ा करें कि 1972 में यहाँ सिर्फ 1,000 इसराइली रहते थे, जबकि आज यहाँ 3,60,000 से ज़्यादा इसराइली 125 सेटलमेंट में रहते हैं। साथ ही इसराइल एक और काम भी करता जाता है, वो हर वक्त वेस्ट बैंक में नई से नई जगह तलाश करके वहीं दुनिया भर से यहूदी आबादियों को लाकर सेटल करता जाता है। ये सेटलमेंट्स आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के समेत कई ममालिक, खुसूसन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इसराइल हुकूमत बगैर किसी की आवाज़ पर कान धरे ये सब सेटलमेंट्स करती जाती हैं। ये बसाई कैसे जाती हैं? वो ऐसे कि इसराइल हुकूमत पहले वेस्ट बैंक में यानी मकबूजा इलाके में, वो इलाके जो आलमी कवानीन के मुताबिक इनका हिस्सा नहीं है, वहाँ सेटलमेंट का ऐलान करती है। और ये पोस्टर आप देखें जनीन कैंप के करीब ही लगा है और ये इश्तिहार चंद माह पहले का है, जिसमें इब्रानी में लिखा है कि पहाड़ी पर रहने की आसाइश लग्जरी तो ऐसी सोसाइटीज़ को अनाउंस करके सिक्योरिटी फोर्सेस को इस जगह को महफूज बनाने का टास्क दे दिया जाता है। फिर इसराइली सिक्योरिटी अदारे इस जगह को महफूज बनाने के लिए यहाँ सदियों से बसने वाले फ़लस्तीनियों को निकालना शुरू कर देते हैं, इनके घर गिराने लगते हैं
اور جو پتھر پھینکتا ہے اور حماس کے ساتھ مل کر مزاحمت شروع کرتا ہے اسے دہشت گرد قرار دے کر گولی مار دی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ وہاں دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں آ کر بسنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے انہیں جیوش کاز سے بھی امپریس کیا جاتا ہے، ٹیکسس سے بھی چھوٹ دی جاتی ہے اور گریٹر اسرائیل کے زائنسٹ خواب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گریٹر اسرائیل ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ یہودی خواب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کنگ ڈیوڈ کی سلطنت کو بحال کریں گے، ایک سلطنت جو ان کی کہانیوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے بحال کریں گے۔ جو نقشے ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں ان میں فلسطین اور اردن کا تو سارا ہی علاقہ آ جاتا ہے، اسی کے علاوہ سعودی عرب، شام، ترکی، مصر کا جغرافیہ گریٹر اسرائیل میں آتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ اسرائیلی حکومت کا قبضے کے ساتھ ساتھ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے جس میں کئی ملین ڈالر انڈسٹریز انوالو ہے، جنہیں مفت کی زمینیں ملتی ہیں اور بلڈر سے لے کر سیاسی لیڈرز تک اس میں اربوں کماتے ہیں، پھر مذہبی ٹچ الگ سے بکتا ہے۔ تو دوستو بالکل اسی سٹائل میں 26 جون کے دن یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی اخبارات میں چھپی کہ اسرائیل ڈیفنس منسٹری کمیٹی نے 5000 نئے گھر مقبوضہ ویسٹ بینک میں بنانے کی منظوری دے دی ہے اور یہ ہاؤسنگ کالونیز جنین کیمپ کے ارد گرد ہی پلان کی گئی۔ اسی وقت فلسطینی اتھارٹی کے افیشل نے اسے فلسطین کے خلاف ایک اوپن جنگ قرار دے دیا ہے، لیکن اسرائیل اپنے پلان کے مطابق پہلے خوف پھیلائے گا، اتنا خوف کہ زیادہ سے زیادہ رہائشی ڈر کر خوف کھا کر بھاگ جائے، پھر وہاں صرف وہی رہیں گے جو اسرائیلی فورسز سے لڑنے کو تیار ہوں گے۔ وہ پتھر برسائیں گے، اسرائیلی فورسز سے اسلحہ چھین کر انہی پر چلائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو انہی تصاویر اور ویڈیوز کو دکھا کر اسرائیل انہیں دہشت گرد بنائے گا اور انہیں پھر ختم کرنے کے لیے پوری فورس لگا دے گا۔ بلڈوزر سے حملوں سے اس جگہ کا انفراسٹرکچر اس حد تک تباہ کر دیا جائے گا کہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ وہ 2 دن کی اسرائیل جنین آپریشن کا بیک گراؤنڈ اور ہمارا موقف ہے اور اسرائیل جو وہاں کر رہا ہے اس کی تفصیل۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ جس طرح کبھی جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا اور ان کے حقوق تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا، کچھ ایسا ہی مائنڈ سیٹ اسرائیل کے رائٹ ونگ کا بھی ہے۔ وہ رائٹ ونگ جس کے کمانڈر اس وقت وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ اسرائیلی اخبارات کے مطابق نیتن یاہو اپنے سے بھی زیادہ اپنے فار رائٹ کولیشن پارٹنر کے دباؤ میں ہیں، فلسطینیوں کے خلاف لارج اسکیل پر آپریشن کر رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ اسرائیل میں پہلے دن سے حاوی ہے، جب 20ویں صدی کے شروع سے اسرائیل میں یہودی بستیاں بسائی جا رہی تھیں۔ اس وقت زائنسٹ یعنی وہ جیوز جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان کا ایک خاص سلوگن تھا جس میں وہ دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں بلاتے ہیں۔ ان کا سلوگن تھا کہ او پیپل وداؤٹ اے لینڈ کم ٹو اے لینڈ وداؤٹ پیپل، وہ کہ جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ یہاں آ جاؤ اور جہاں کے لوگ نہیں ہیں، یعنی فلسطین میں، مطلب وہ یہاں آباد عربوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے ابتدا میں خود ہی زمینیں یہودیوں کو فروخت کی تھی تو یہ درست بات ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زمین لینے کے بعد آپ اس جگہ سے ان لوگوں کو ہی نکال دیں جنہیں زمین نہیں بیچی۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے اسرائیلی رائٹ ونگ کے مائنڈ سیٹ کی۔ 69 میں اسرائیل کے وزیر اعظم گولڈا مائر نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں تھی۔ جب 72 میں ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا اب بھی آپ یہی سمجھتی ہیں، تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی فلسطینی قوم کبھی ہی نہیں تھی۔ اس پر اسرائیل کے عالمی شہرت یافتہ ہسٹورین یووال نوح ہراری نے ایسے سوچ رکھنے والوں کے خلاف تنزیہ طور پر لکھا کہ حیرت ہے، یعنی ہم کئی دہائیوں سے ان سے لڑ رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، کیسے ریاستی پروپیگنڈا اچھے خاصے دماغ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں۔ 2016 میں ایک خاتون اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ پیلسٹائن تو عرب ہسٹری میں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ عرب میں لیٹر پی کی آواز کا کوئی حرف ہوتا ہی نہیں، تو پھر پیلسٹائن کہاں سے
عربوں کے پاس. حالانکہ ایک عام طالب علم یہ جانتا ہے کہ پیلسٹائن تو فلسطین کو انگلش میں کہتے ہیں، جبکہ اصل نام تو فلسطین عرب حرف فا سے ہوتا ہے. دوستو، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس میں دونوں طرف بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. ایک مختصر ویڈیو میں ممکن ہی نہیں کہ اس کو پوری طرح سمجھا جا سکے. ہم نے صرف ابھی کے ایک سانحے سے مثال لے کر اسرائیل سیٹلمنٹ پر کچھ بات کی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.